अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान। आज का वीलॉग आपके देखने के लिए है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए बिजली का बिल अदा करते हैं, और क्या आप जानते हैं कि आप अपने अलावा किस किस का बिल अदा कर रहे हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि आप जिस शहर में रहते हैं उसके अलावा आप कौन कौन से शहरों में रहने वाले लोगों का बिल अदा कर रहे हैं? और क्या आप ये भी जानते हैं कि वो कौन सा तबका अशराफिया है या कौन सी वो अशरफ मखलूक है कि जो अपने बिल अदा नहीं कर सकती और उनका बिल भी एक आम पाकिस्तानी अदा करता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जिनके रहने वाले अपना बिल अदा नहीं करते या बिजली चोरी करते हैं और उनका बिल भी आप अदा करते हैं? लाइन लॉसेस क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस क्या होते हैं? इनके पैसे कौन अदा करता है और ये कितने पैसे होते हैं? कितने मिलियन, कितने बिलियन रुपए होते हैं ये? इसी तरह ये IPPs या जिन्हें कहते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये क्या बलाएं हैं? ये बलाएं कहाँ से नाजिल हुई, किसने नाजिल की, और क्या अभी तक ये जानते बूझते हुए कि इन्होंने पाकिस्तान को गुज़श्ता 35 साल में बर्बाद करके रख दिया है, इसके बावजूद नित नए IPPs को अब भी लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं या उनके जो पुराने लाइसेंस हैं उनमें तोसी की जा रही है? ये कौन कर रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब आज के वीलॉग में मैं आपके लिए लाया हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में ये जो बिजली, जिसे हम कहते हैं कि जो हमारे आजकल रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है और जिसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं, ये पाकिस्तान में कब आई? पाकिस्तान में जब ये गैर मुनक़सिम इंडिया का हिस्सा था तो सबसे पहला जो पावर प्लांट लगा और जो पहली कंपनी बनी, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, वो बनी थी 1912 में। और एक हिंदू साहूकार थे लाला, उन्होंने ये लगाई थी। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो हमने भी देखा कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में उनके अपने अपने पावर हाउस हुआ करते थे। मुल्तान का अपना पावर हाउस था, लाहौर का अपना पावर हाउस था, कराची का अपना पावर हाउस था, इसी तरह कोयटा, पेशावर, इन तमाम जगहों पे अपने अपने पावर हाउसेस थे जो अपने इलाकों में बिजली सप्लाई करते थे। और उस वक्त लाइन लॉसेस का नाम ही किसी ने नहीं सुना था या डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का नाम ही किसी ने नहीं सुना था। उसके बाद पाकिस्तान में एक सफ़ेद हाथी वजूद में लाया जाता है जिसका नाम वापडा था, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। पाकिस्तान में डैम बनने लगे और ये बात है 1958 की, और ये दौर था जनरल मोहम्मद अयूब खान का कि जिसमें ये इदारा बना। और फिर इस इदारे ने पूरे पाकिस्तान में बिजली की सप्लाई का, बिजली पैदा करने का और बिजली की तकसीम का निज़ाम संभाल लिया। हर जगह पे वापडा के दफातर खुले और फिर एक नेशनल ग्रिड कायम किया गया लाहौर में। और वो नेशनल ग्रिड क्या था कि पूरे पाकिस्तान में जिस जगह भी बिजली पैदा होती है, चाहे वो न्यूक्लियर है, चाहे वो पानी से पैदा होती है, चाहे वो थर्मल बिजली है, वो सारी की सारी बिजली पहले अपने जहाँ वो बनती थी उस मकाम से लाहौर नेशनल ग्रिड में जाती थी। और नेशनल ग्रिड से बाद में जहाँ जहाँ बिजली को पहुँचाना मकसूद होता था तो वो बिजली पहुँचाई जाती थी। यहाँ से लाइन लॉसेस का आगाज़ होता है। और उस लाइन लॉसेस क्या हैं, क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस क्या होते हैं, उसकी तफसील मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि ये वापडा भी उस तरीके से कायम ना रहा, बल्कि वापडा की जगह पे 1998 में बिजली की तकसीम कार कंपनियां या डेस्कोस जिसे थी जो कहलाई,
उनका वजूद अमल में लाया गया। पेशावर में पेस्को थी, ट्राइबल एरिया के लिए टेस्को थी, लाहौर के लिए लेस्को, इस्लामाबाद के लिए एस्को, इसी तरह कराची में के इलेक्ट्रिक थी, और इसी तरह हैदराबाद के लिए सखर के लिए, मुल्तान में मैपको थी, तो हर इलाके के लिए, कोयटा के लिए क्वेस्को थी। तो ये सारी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का नेटवर्क बनाया गया कि जिन्होंने अपने अपने इलाकों में नेशनल ग्रिड से बिजली लेकर बिजली तकसीम करनी थी। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बनी तो कुल पाकिस्तान लेवल पर ये एक फार्मूला तय किया गया लैंड लॉसेस का। अब लैंड लॉसेस होते क्या हैं कि बिजली जब पैदा होती है किसी पावर प्लांट में, फ़र्ज़ करें वहाँ 100 मेगावाट बिजली पैदा हुई है, जब ये नेशनल ग्रिड में पहुँचती है तो ये 100 मेगावाट नहीं पहुँचती, उससे कम पहुँचती है, जो दरमियान में ज़ाय हो जाती है रेडिएशंस की सूरत में या हीट वेव्स की सूरत में रास्ते में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, तो उनकी कमज़ोरी की वजह से ये बिजली पूरी वहाँ नहीं पहुँच पाती। और फिर जब नेशनल ग्रिड से बिजली आगे सप्लाई की जाती जहाँ जहाँ जानी हो, तो फिर भी बिजली जितनी नेशनल ग्रिड से चली थी उतनी बिजली कंज्यूमर या जो बिजली इस्तेमाल करता है उसकी चार दीवारी तक, उसके कमरे तक उतनी बिजली नहीं पहुंचती, और इस दौरान भी रास्ते में उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। तो इसको नाम दिया गया लाइन लॉसेस का और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का, कि ये जो नुकसान हो जाते हैं तकसीम में और ट्रांसमिशन में। अब हुआ क्या कि एक फार्मूला बनाया गया जो पिछले साल की हद तक ये था कि जो लैंड लॉसेस हैं उनका एक टारगेट मुकर्रर किया गया कि वो 11.84% होंगे, कि अगर लैंड लॉसेस और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इतने होते हैं तो ये विदन टारगेट होंगे। लेकिन ये जो कमी वाक़ई हुई है नेशनल ग्रिड की वजह से, इसका बिल कौन अदा करेगा? जिसने बिजली ख़रीदी है उस तक वो बिजली पूरी पहुंची नहीं है, दरमियान में ज़ाय हो गई, जो एक आम सारिफ है। तो 11.84% का टारगेट रखा गया, लेकिन देखा गया कि ये टारगेट इस तरीके से अचीव नहीं हुआ, बल्कि एक्चुअली जो पूरे पाकिस्तान लेवल पे अगर देखें तो ये 16% से भी ज़्यादा हो गया। अब अगर ये 16% से ज़्यादा हुआ तो बाकी जो था 4.5% से ज़्यादा जो लॉस था उसका खमियाजा किसने भुगता? कहा गया कि ये जो दरमियान में ये जो लॉस हुआ है ये गर्दशी कर्ज़े में शामिल हो जाएगा। अब गर्दशी कर्ज़ा क्या होता है, या जिसे सर्कुलर डेट कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये उसमें शामिल हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आपको 2022-23 की फिगर बताता हूँ। उसमें ये था कि जितना नुकसान हुआ बिजली का लाइन लॉसेस में और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में, वो कोई 534 अरब के करीब था। लेकिन जो टारगेट दिया गया था कि अगर इतना हो तो वो जायज़ है, लेकिन उसका बिल कौन अदा करेगा? एक आम आदमी अदा करेगा। वो था 354 अरब रुपए। अब इसमें से जो बाकी 180 अरब रुपए बचे, जो टारगेट ज़्यादा हो गया, बिजली ज़्यादा लाइन लॉसेस में चली गई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में चली गई, तो वो बिजली का जो 180 अरब रुपए था वो कहा गया कि ये गर्दिशी कर्ज़े में शामिल हो जाएगा। लेकिन वो गर्दिशी कर्ज़े में शामिल कम होता है, आपके और हमारे बिलों में वो सरचार्ज के नाम से और एक्स्ट्रा टैक्स के नाम से और इनकम टैक्स के नाम से, पता नहीं कितने कितने टैक्सों के नाम से वो हमारे बिलों में शामिल कर दिया जाता है, जिनके हेड्स भी मालूम नहीं होते। अब हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ बिजली सप्लाई कंपनियां हैं उनको कितना टारगेट दिया जाता है और वो कितना नुकसान करती हैं और वहाँ क्या कुछ नुकसान होता है। अब देखिए कि सबसे पहले हम लेते हैं पेशावर को, जिसे पेस्को भी कहा जाता है। पेस्को को कहा गया कि अगर आप 20% तक लाइन लॉसेस और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में अपने आप को वो लेते हैं, जो एक गरीब जो बिजली लेने वाला एक घर में बैठा हुआ शख्स है उसके खाते में जाएगी 20% लॉसेस को, तो ये जायज़ है।
लेकिन हुआ क्या कि पिछले साल पेशावर में 37.40% लाइन लॉसेस हुए, या डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हुए, या बिजली चोरी हुई। तो ये जो 17.40% बिजली ज़्यादा लाइन लॉसेस में गई, चोरी हुई, इसका खमियाजा भी एक आम आदमी को भुगतना पड़ा। मुल्तान में टारगेट दिया गया था 12.51% का, लेकिन मुल्तान में जो लाइन लॉसेस हुए वो थे 14.22%। हैदराबाद में लाइन लॉसेस का टारगेट था 18.63%, लेकिन हैदराबाद में कितनी बिजली का नुकसान हुआ, कितनी बिजली चोरी हुई, वो है 27.49%। सक्खर में टारगेट दिया गया था लाइन लॉसेस का और बिजली चोरी का 17.22%, लेकिन वहाँ कितनी बिजली का नुकसान हुआ और कितनी बिजली चोरी हुई, वो है 34.39%। अब कोयटा में, जिसे क्वेस्को कहते हैं, वहाँ पर लाइन लॉसेस का टारगेट क्या दिया गया, वो दिया गया 14.46%, लेकिन वहाँ जो बिजली चोरी हुई, बिजली ज़ाय हुई, लाइन लॉसेस जिसका खमियाजा एक आम आदमी को भुगतना पड़ा, वो था 26.72%। तो इस तरीके से 534 अरब रुपए लाइन लॉसेस में, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में या बिजली की चोरी में गए, जिसमें कहा गया कि जनाब इसमें जो 354 अरब रुपए हैं, ये तो जो बिजली के सार्फिन हैं वो अदा करेंगे, बाकी जो 180 अरब रुपए हैं वो चले जाएंगे गर्दिशी कर्जे में। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, ये गर्दिशी कर्जे में नहीं जाते। अब हम देखते हैं कि ये जो लाइन लॉसेस हैं ये क्या होते हैं। लाइन लॉसेस में एक तो होते हैं टेक्निकल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो ट्रांसमिशन लाइन के आने जाने में बिजली खर्च हो जाती है, ज़ाय हो जाती है। और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल, जिसमें बिजली चोरी होती है। अब बिजली चोरी होने के दो तरीके, कि एक तो मीटर में टेम्परिंग कर ली जाए, या दूसरा डायरेक्ट कुंडे लगा दिए जाएं, जैसे बहुत सारे इलाकों में हमारे यहाँ चलता है। अब हम देखते हैं कि लाइन लॉसेस में पहले नंबर पर कौन सा इलाका है। लाइन लॉसेस में पहले नंबर पर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, जिसे पेस्को कहते हैं। वहाँ बिजली की चोरी और बिजली जितनी ज़ाय होती है वो सबसे ऊपर पेशावर जा रहा है। उसके बाद है सक्खर, जहाँ 34% से ज़ायद बिजली चोरी होती है, ज़ाय होती है, लाइन लॉसेस में, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में जाती है। उसके बाद आता है हैदराबाद, जहाँ 27% से ज़्यादा बिजली ज़ाय होती है, चोरी होती है। उसके बाद आता है कोयटा चौथे नंबर पर, वहाँ जो बिजली चोरी होती है, ज़ाय होती है, वो है 26.72%। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से इलाके हैं जो बिजली का बिल अदा नहीं करते, उनका तनासब क्या है। ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं ये हमें बताती हैं। बिल अदा ना करने वालों में पहले नंबर पे कोयटा की कंपनी है, कोयटा, जो क्वेस्को कहते हैं, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। कोयटा के लोग, जो कोयटा का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का पूरा इलाका है, उसमें से 63.08% लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते। दूसरे नंबर पे है सक्खर। सक्खर में 33.50% लोग, जो सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, उसको बिजली का बिल अदा नहीं करते। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हैदराबाद। हैदराबाद में 25.58% लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते। ये हैदराबाद से मुराद हैदराबाद शहर नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का नेटवर्क है, वहाँ वहाँ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है कबायली इलाका पाकिस्तान का।
वहाँ 15% से ज़ायद लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते। इसी तरह फिर छोटे छोटे इलाके हैं, जैसे कि पेशावर है, पेशावर में 9.3% लोग जो पेस्को से वाबस्ता हैं वो अपना बिजली का बिल अदा नहीं करते। गुजरांवाला में 2%, लाहौर में 5.67%, मुल्तान में 1.73% लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते और मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करते हैं। इस सिलसिले में 2 शहर ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर कुल्ली तौर पर बिजली की बिल की वसूली होती है, और वो हैं फैसलाबाद और इस्लामाबाद। अब नाज़रीन, मैं बताता हूँ कि पिछले साल तक इन इलाकों में कुल पाकिस्तान लेवल पर कितनी बिजली चोरी हुई। 212 अरब रुपए से ज़ायद की बिजली के बिल अदा नहीं किए गए। बिल अदा ना करना भी बिजली की चोरी के ज़ुमरे में आता है। पूरे पाकिस्तान में 212 अरब से ज़ायद के बिल अदा नहीं किए। और मैंने अभी आपको कराची का नहीं बताया, जो के इलेक्ट है, के इलेक्ट्रिक में 38 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी होनी बाकी है, और वहाँ के लोगों ने ये बिल अदा नहीं किए। चूँकि कराची में जो तनासब है वो 7.14% लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते। और नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में ये IPPs या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का सिलसिला क्या हुआ। आपको याद होगा कि जब ज़ियाउल हक का दौर ख़त्म हुआ तो उस वक्त तक पाकिस्तान में बिजली की डिमांड बढ़ चुकी थी, और बिजली की पैदावार वही की वही थी जो 10 साल पहले की चली आ रही थी, ज़ियाउल हक के पीरियड से पहले। तो जब बेनज़ीर भुट्टो का दौर आया 1988 में, तो फिर ये प्लान बनाया गया कि शॉर्ट टर्म के लिए जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं या प्राइवेट इदारे हैं उनको कहा जाए कि वो अपने प्लांट लगाएं और उनसे बिजली ख़रीदी जाए। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, वो 2.5 साल के बाद ख़त्म हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट आती है नवाज़ शरीफ साहब की, मुस्लिम लीग नून की। तो जो सबसे पहला एग्रीमेंट था इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ, वो नवाज़ शरीफ साहब ने साइन किया 1992 में, और ये साइन किया गया था हबको पावर कंपनी के साथ। उसके बाद इनकी तादाद बढ़ती चली गई, 31 हुई, 41 हुई, 43 हुई, और अब इस वक्त लम्हे मौजूद में पाकिस्तान में तमाम तर कोहराम के बावजूद, तमाम तर मुतालबात के बावजूद नए लाइसेंस दिए गए, और अब इनकी तादाद 90 हो चुकी है। अब ये जो 90 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इसमें पाकिस्तान के सियासतदानों के भी लगाए हुए पावर प्लांट्स हैं, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सनतकार हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, उनकी भी लगाए हुए पावर प्लांट हैं। इसमें फौजी फर्टिलाइज़र के भी हैं, इसमें फाउंडेशंस के भी हैं, पावर प्लांट शामिल हैं। और हो क्या रहा है, 90 पावर प्लांट लगाने के बाद हमारे पास जो बिजली की कैपेसिटी बन गई, जितनी बिजली हम पैदा कर सकते हैं, वो 40,000 मेगावाट है। जबकि गर्मियों के पीक सीज़न में हमें जो बिजली चाहिए होती है वो 30,000 मेगावाट होती है। और ये 30,000 मेगावाट जो हमें चाहिए, ये भी पूरी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो हमारे यहाँ ट्रांसमिशन लाइंस हैं, तारे हैं, जो हमारा पोल लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे अंडरग्राउंड बहुत कम में सारी बाहर लगे हुए हैं, तारे कमज़ोर हैं। तो जो हमारा मौजूदा ट्रांसमिशन का सिस्टम है, इसके लिए हम सिर्फ 22,000 मेगावाट बिजली तकसीम कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बिजली बनाने की एहलियत रखते हैं 40,000 मेगावाट, हमारी गर्मियों में तलब है 30,000 मेगावाट, लेकिन हम अपनी कमज़ोर ट्रांसमिशन लाइन्स के सबब सिर्फ 22,000 तकसीम कर पाते हैं, और जो 8,000 है उसके बदले में हमें जो कमी रह जाती है, हम तकसीम नहीं कर पाते बिजली होते हुए भी, तो उसके लिए लोड शेडिंग करनी पड़ती है। अब एक सिलसिला और भी निकला कि जिन जिन फीडर्स पर लोग बिजली चोरी करते हैं, वहाँ लाइन लॉसेस 80%, 70% से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे से ज़्यादा कर दी गई है। लेकिन आपने देखा होगा कि आपको KP से
ऐसे ऐसी वो मिल रहे हैं कि जिन इलाके के लोग बिजली नहीं देते, जहाँ लाइन लॉसेस या बिजली की चोरी 80% से ज़्यादा है, वहाँ कोई MNA MPA जाकर ज़बरदस्ती ग्रिड स्टेशन में जाकर अपना फीडर चालू करा देता है और फिर बिजली चोरी होने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ 40,000 की तो कैपेसिटी है, 30,000 हमें चाहिए, लेकिन हम एक्चुअल सप्लाई कर पा रहे हैं 22,000 मेगावाट। अब हम 22,000 में आप देखें 40,000 में से 22,000 निकालें तो बाकी बनते हैं 24,000 मेगावाट। तो 24,000 मेगावाट की जो बिजली है जो हमने ना ख़रीदी ना इस्तेमाल की, लेकिन वो कैपेसिटी में है प्लांट की। तो हमने जो इनसे मुआहदे किए थे, मुआहदे ये हुआ था कि IPP से चाहे आप उनकी बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, वो बिजली बनाएं या ना बनाएं, हमने उनको उनकी कैपेसिटी पेमेंट करनी है जितनी कैपेसिटी है। और नाज़रीन, इस कदर वाफिर बिजली के बावजूद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है IPP, उसका नाम है अल्टन एनर्जी। उन्होंने क्या किया कि उनको 2004 में 17 साल के लिए लाइसेंस दिया गया था और उसकी मियाद ख़त्म होनी थी 2021 में, जो ख़त्म हो गई। लेकिन अब उन्हें 2024 में उसी 2021 से अगले 10 साल के लिए यानी 2031 तक उनके लाइसेंस में तोसी कर दी गई है कि उनसे बिजली फिर भी ख़रीदी जाएगी, जबकि हमारे यहाँ कैपेसिटी इस कदर ज़्यादा है बिजली की। और हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को हर महीने 80 अरब रुपए अदा कर रहे हैं या अदा करने होते हैं। अब ज़रा मैं आपको एक फ़िगर बताता हूँ और वो बड़ी खौफनाक फ़िगर है कि इस वक्त जो गर्दिशी कर्ज़ा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गर्दिशी कर्ज़ा है क्या। गर्दिशी कर्ज़ा वो तमाम अदायगियाँ हैं कि जो हमने इन 90 जो IPPs हैं या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इनको हमने अदायगियाँ करनी होती हैं। उनको तेल की मद में जो हम उन्हें फ्यूल प्रोवाइड करते हैं या उनको कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में करते हैं, और हम जब अदा नहीं कर सकते तो वो पैसा जमा होता जाता है जो हमने उनका कर्ज़ अदा करना होता है। तो इस वक्त जो हमने उनका कर्ज़ अदा करना है, उसकी जो क्वांटिटी है, जो उसकी मिकदार है, वो 5.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। और इस 5.5 ट्रिलियन में जो गर्दिशी कर्ज़ा है, उसमें से जो 2 ट्रिलियन कर्ज़ा है, 2 ट्रिलियन रुपए, वो हमने उनको सिर्फ अदा करना है कैपेसिटी की मद में कि जो उनकी पैदावारी सलाहियत है। एक इंडिपेंडेंट, किसी ने 30 मेगावाट बनानी है, किसी ने 50 मेगावाट बनानी है, किसी ने 100 मेगावाट बनानी है, तो वो चाहे बनाए या ना बनाए, हमने उन्हें वो अदायगी करनी है। ये इंतहाई खौफनाक है। और ये जो एग्रीमेंट किए गए थे, वो एग्रीमेंट वैसे के वैसे चले आते हैं और हमने इनको पेमेंट भी डॉलर्स में करनी होती है। और उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि बहुत सारे ये कंपनियां जो 90 हैं, ये तमाम गैर मुल्कियों की नहीं हैं, शायद ही इसमें कोई हो। सारे के सारे पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने बैरून मुल्क ये कंपनियां रजिस्टर करा रखी हैं और वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। और ये जो डॉलर में हमसे पैसे लेते हैं पाकिस्तानी हुकूमत से, ये सारे के सारे पैसे डॉलर में ये बाहर भिजवाए जाते हैं। तो ये पाकिस्तान से डॉलर बाहर भिजवाने का या मनी लॉन्ड्रिंग का एक कानूनी तरीका जो हमारे उमरा हैं, हमारे सनतकार हैं, हमारे सियासतदान हैं और जो दूसरे लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके हाथ में ये एक तरीका आ चुका है। अब कोई इनसे पूछे कि जब हमें 40,000 की कैपेसिटी आपने लगा दी और 30,000 हमारी कुल डिमांड है, जिसमें से हम सिर्फ 22,000 सप्लाई कर सकते हैं कि हमारा नेटवर्क ही नहीं है, तो फिर ये 24,000 के एक्स्ट्रा पैसे हम किस लिए पे कर रहे हैं? हम उस 22,000 के तो पैसे पे करें जो हम सप्लाई कर रहे हैं। जो हम 24,000 बाकी जो हम सप्लाई ही नहीं कर रहे,
मेगावाट, 24,000 मेगावाट हम किस लिए उसको सप्लाई करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ 40,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, इसमें से किस किस्म की बिजली कितनी पैदा हो रही है। आप देखिए कि 40,000 मेगावाट से जो थर्मल बिजली है, ये सबसे ज़्यादा, मसलन ये फर्नेस ऑयल से बनाई जाती है, या ये सुई गैस से बने, या दूसरे चीज़ों से ऑयल से बने, तो जो इसकी मिकदार है वो सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ थर्मल से 28,811 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। उसके बाद आती है पानी से, जिसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक कहते हैं। पानी से हमारे यहाँ बिजली बनाई जा रही है 10,635 मेगावाट। इसके बाद आप देख लिए जो हवा से, हमारे पास न्यूक्लियर भी है, हमारे यहाँ बायोगैस से भी है, हमारे यहाँ सोलर से भी है। सोलर से मुझे याद आया कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 1 साल में, 2 सालों में लोगों ने जो साहिब हैसियत थे, उन्होंने अपने घरों में सोलर लगवा लिए हैं, फैक्ट्री में सोलर लगवा लिए हैं। तो मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ पिछले साल की निस्बत इस साल बिजली का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन हमने बिजली बनाने के कारखाने और लोगों को नवाजने के लिए, अपने सियासतदानों को नवाजने के लिए, अपने सनतकारों को नवाजने के लिए बिजली के कारखाने ज़्यादा लगा लिए हैं कि बिजली बने ना बने, बिजली पाकिस्तानी हुकूमत ख़रीदे ना ख़रीदे, हमने उन्हें पैसे पे करने हैं। और 80 अरब रुपए साला महीने से ज़्यादा, 80 अरब रुपए माहाना से ज़्यादा हम उन्हें पे करते हैं। और गर्दिशी कर्जा है कि बढ़ता चला जाता है। फिर किसी बजट में ये सारे का सारा अदा कर दिया जाता है इन IPPs को, क्योंकि उनसे मुआहदे हैं और इंटरनेशनल गारंटर्स हैं उसमें। तो ये पैसा चाहे डायरेक्टली जाए कंज्यूमर की जेब से, चाहे इनडायरेक्टली जाए, ये जा तो रहा है। अब आप देखिए कि एक आम आदमी को जो बिल अदा करता है बाकायदगी के साथ, वो पाकिस्तान का खैर खा है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, उसे कितने लोगों के बिल पे करने पड़ते हैं। अगर वो 100 रुपये बिजली का बिल देता है तो उसने सिर्फ 30 रुपये की बिजली इस्तेमाल की है, बाकी 70 रुपये उसने टैक्सेस की मद में दिए हैं। वो जो नेशनल ग्रिड में बिजली पहुंचाने से जो नुकसान होता है वो अदा करता है, नेशनल ग्रिड से वापस जाने का नुकसान वो अदा करता है, जो बिजली चोरी होती है उसका नुकसान वो अदा करता है, जो लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते उसका वो अदायगी करता है, जो वापडा के मुलाजमीन हैं जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं उनकी अदायगी एक आम आदमी करता है। और फिर हमारे यहाँ एक तबका अशराफिया है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जजेस हैं, हमारे दूसरे लोग हैं जो बड़े बड़े हमारे सियासतदानों के जो इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उन तमाम की बिजली की जो अदायगी होती है वो नेशनल एक्सचेकर से होती है और गवर्नमेंट अदा करती है। जो गवर्नमेंट अदा करती है वो कहाँ से करती है? आपकी और मेरे टैक्स के पैसों से वो बिल अदा करती है, और वो इनडायरेक्टली या बिलवास्ता वो हमारी जेब से वो पैसे निकल कर जा रहे हैं। कि हमारा जो एक आम आदमी बिल अदा करने वाला है वो उस बिजली की कीमत भी अदा कर रहा है जो हमारी हुकूमत ने या जो हमारी हुकूमतें आती रही हैं उन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए IPPs लगवाए, और उनकी कैपेसिटी की पेमेंट भी एक आम आदमी अदा करता है, गर्दिशी कर्जा भी एक आम आदमी अदा करता है। और नाज़रीन, जिस मुल्क में ये हाल हो कि उसके पास कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली हो और वो बिजली ना इस्तेमाल हो सके, ना ख़रीदी जा सके, लेकिन आम आदमी के सर पर उसका बोझ हो, और फिर आपने देखा होगा कि कल भी उसकी कीमत जो बिजली की है वो 4 रुपये 53 पैसे फ़ी यूनिट जो बेसिक स्लेब है वो बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा जो एक और जुल्म है वो जो स्लेब सिस्टम है कि आप 100 यूनिट तक इस्तेमाल करेंगे तो इतना है, 300 तक कितना है, 500 तक कितना है, 700 तक कितना है, और बढ़ते बढ़ते जो एक बिजली का यूनिट है वो 80 रुपये तक एक आम आदमी को जा पड़ता है। और ये जो जुल्म है ना, ये मुल्कों को बर्बाद कर देता है। ये जो एक फ्रांस में इनकलाब आया था ना कि
लोग रोटी को तरस गए थे, उन्हें कहा गया था कि अब डब रोटी खाएं। तो जब मैं अवैस लगारी साहब जो मिनिस्टर हैं पावर के, जब उनकी मैं गुफ्तगू सुनता हूँ कि टीवी पर बैठे हुए किस तरह डिफेंड कर रहे होते हैं और मुझे कहते हैं कि आई हैव ऑल सिंपैथी फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, तो मुझे हंसी आती है। मुझे वही लगता है कि जो फ्रांस के इनकलाब के वक्त कहा गया था कि आप डबल रोटी खाएं, और ये बातें ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं होती हैं। ये जो पाकिस्तानियों पर बिजली गिराने का सिलसिला है, ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।